हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के लिए जो बूस्टर सीरीज़ है उसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसको बस देखते जाइए। अगर आपने पहले भी ये टॉपिक पढ़े होंगे, बस ये रिवीजन के लिए है। बूस्टर सीरीज़ चल रही है और इसमें थोड़ा सा फास्ट हम लोग पढ़ेंगे। और ये सारे नोट्स आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ पे भेजे भी जा चुके हैं पहले भी, और ये बाकी के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये बूस्टर वाले नोट्स या जो बाकी के भी हैंड रिटन नोट्स हैं, टेस्ट हैं, क्विज़ हैं, यूपी पीसीएस के लिए जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं वो सारी आपको यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में मिल जाएगी। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है 6375412344। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी चीज़ें, करंट अफेयर वगैरह भी, जो आई दृष्टि, घटनासार वगैरह भी है, या फिर मंथली करंट अफेयर, सब कुछ वहीं पे भेजा जा चुका है। तो चलिए शुरू करेंगे। ये जो आप पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ देखिए, पहले हम झीलों से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो मतलब झीलें, आप किसी भी एग्जाम में झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले, विश्व का जल टोटल, मतलब पृथ्वी पर 70% जल है लगभग, और स्थल कितना है, लगभग 30%। एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता, यही चीज़ें लिखी रहती, 70% और 30%। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का घटता क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। जब बहुत इजी क्वेश्चन आता है तो इस तरह से अरेंज करने को दे दिया जाता है और उसमें भी गलत होते हैं क्वेश्चन। तो देखिएगा अभी, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर भी कहते हैं, फिर हिंद महासागर है तीसरे नंबर पे, फिर अंटार्कटिक है, फिर आर्कटिक है। अंटार्कटिक कौन सा है? तो जैसे ये पृथ्वी है, ये वाला है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। तो जो ये अंटार्कटिक है ये दक्षिण में है, और आर्कटिक जो है ये उत्तर में है। ये जो उत्तर वाला पार्ट है ये ज़्यादातर पानी ही होता है, वही जो जमा हुआ रहता है। लेकिन ये जो दक्षिण वाला भाग है अंटार्कटिक वाला, इसको हम महाद्वीप में भी काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जल नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा स्थल है। तो कभी कभी जब आप क्रम देखेंगे तो उसमें ये अंटार्कटिक गायब ही रहेगा, ये महासागर में गिना ही नहीं जाएगा, केवल आर्कटिक गिना जाएगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में पानी है, वही जो बर्फ़ बना रहता है। तो ये एक, अगर ओवरऑल देख लीजिए बस क्रम, अगर लगाने को आ जाए जिसमें सब रहे उसमें आप सब लगा दीजिएगा, नहीं तो ये वाला नहीं। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिक, फिर आर्कटिक। नेक्स्ट है, अब ये इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे महाद्वीपीय मग्न तल किसको कहते हैं? गहरा, पहले जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद ये सागर शुरू होता है, ये जो जहाँ पे उथला हुआ भाग रहता है इसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। और ये जो ढाल बना रहता है सागर के अंदर तली तक जाने के लिए, इसको महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर ये जो नीचे वाला रहता है इसको गहरा सागरीय मैदान या डीप सी प्लेन कहा जाता है। इसी में अंदर जो समुद्र के अंदर ऐसे जो गर्त बने रहते हैं, ऐसे ऐसे करके नीचे जाके, इसको गर्त कहा जाता है, ओशियनिक डीप कहते हैं इसको। फिर अगर कोई भाग इसी में ऊपर उठ गया और पानी के ऊपर आ गया, तब वो आइलैंड बन जाता है, द्वीप बन जाता है। और इसी में अगर ऊपर तो उठा लेकिन एकदम ऊपर तक नहीं आया, केवल अंदर ही अंदर पहाड़ रह गया, तो उसको रिज कहते हैं या फिर कटक कहते हैं। और उसके बाद जो है ऊपर थोड़ा सा उठ के ऐसे पठार टाइप का बन गया, अंदर में ही, समुद्र के अंदर बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं, तो उसको गुयाम कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, गुयाट इसको, मतलब ये वाला जो है इसको गुयाट कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। नेक्स्ट है यहाँ पर, गहरे सागरीय मैदान, कुल जितना भी मतलब समुद्र का क्षेत्रफल होता है उसमें जो मैदान है, सागरीय मैदान, उसका लगभग 76% वो है, कवर करते हैं। मतलब जितना भी महासागर के तली है उसमें जो मैदानी भाग है वो 76% है। गुयाट क्या होता है? तो समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को गुयाट कहते हैं। डेटम रेखा क्या होता है? ये सब पूछा जाता है। डेटम रेखा क्या है? तो एक क्षैतिज रेखा जिसके सहारे ऊंचाई व गहराई मापी जाती है, जिसके सहारे, मतलब एक स्टैंडर्ड रेखा मान लेते हैं, उसी को डेटम रेखा कहा जाता है। कटक क्या है? तो समुद्री पर्वतों को कटक कहा जाता है, उसी को रिज भी कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक काफ़ी फेमस है, मध्य अटलांटिक महासागर में है ये, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच, और आइसलैंड से शुरू होता है, आइसलैंड के दक्षिण से, और बावेट द्वीप तक जाता है ये। तो ये एस आकार में बना हुआ है, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका है, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, बीच में अटलांटिक महासागर है, इसी में बीच में ये कटक है। और इसकी जो लंबाई है वो 14,400 किलोमीटर है, ये लंबाई में एकदम फैला हुआ है। इसमें एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, एक और कटक है, अब इसको इंग्लिश में रिज लिख दिया गया है, 90 डिग्री ईस्ट रिज। ये कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। और ये जो 90 डिग्री ईस्ट रिज है ये 5000 किलोमीटर लंबा है, हिंद महासागर का पर्वत है ये 90 डिग्री ईस्ट रिज। फिर जो है मध्यवर्ती मुख्य कटक, ये भी हिंद महासागर में है, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य तट से शुरू होता है। और इस भाग में इसका नाम क्या है? तो लकाद्वीप या चैगोस कहा जाता है इसको, लकाद्वीप चैगोस इसको कहते हैं। जो इसी में जो है
द्वीप भी बन गए हैं कई सारे। तो ये मध्यवर्ती मुख्य कटक जो है हिंद महासागर में स्थित है। 90 डिग्री ईस्ट रीज भी हिंद महासागर में स्थित है, बस इतना याद रखिएगा। भूमध्य रेखा के 30 डिग्री पर इस पर कई द्वीप बन गए हैं, वही रिज जो है इस पर कई सारे द्वीप बन गए हैं। लकाद्वीप, मालदीव, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कारगुलेन, ये सब हिंद महासागर के द्वीप हैं। और ये कटक के ही वो पार्ट जो ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं वही द्वीप बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गर्त। गर्त से क्वेश्चन अभी रिसेंट में ही पूछा गया था पीसीएस के ही एग्जाम में, तो इसको देख लीजिए। मेरियाना गर्त जो है गुयाम द्वीप के पास है, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त। उसके बाद जो है टोंगा गर्त है, टोंगा जो है समोआ द्वीप के पास है, दक्षिण प्रशांत महासागर में। मिंडानाओ फिलीपींस के पास है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। किसके पास है ये पूछा जाता है बहुत। उसके बाद प्यूर्टो रिको, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का वो है गर्त, प्यूर्टो रिको उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर दक्षिणी सैंडविच या फिर रॉक, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर का गर्त है। सैंडविच जो है दक्षिणी सैंडविच, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। फिर एल्यूशियन, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में। फिर है सुंडा गर्त जो कि हिंद महासागर में है। गर्त मतलब अंदर में जो गहरा हो जाता है, जहाँ पे एकदम गहराई सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सब मेरियाना वगैरह, मेरियाना सबसे गहरा माना जाता है, गुयाम के पास है उत्तरी प्रशांत में। और कभी कभी उत्तरी दक्षिणी नहीं लिखा रहता, केवल प्रशांत महासागर। तो ये मेरियाना, टोंगा और मिंडानाओ, मेरियाना, टोंगा और मिंडानाओ ये प्रशांत महासागर के हैं। प्यूर्टो रिको, सैंडविच ये जो हैं ये अटलांटिक महासागर के हैं। एल्यूशियन भी यहाँ पर रह गया था, एल्यूशियन भी प्रशांत का है और सुंडा हिंद महासागर का है। विश्व के जल में जितना भी टोटल जल है उसमें खारा जल कितना है, तो 97% खारा जल है और 3% में हिमनद, ध्रुवीय बर्फ, ये सब लगभग 2.4% में आ जाता है। बाकी उपयोग के लिए जितना भी ये ध्रुवीय मतलब हमारे उपयोग के लिए कितना है, तो 1% से भी कम हमारे उपयोग के लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पर अब जो मेन पार्ट है इसका, विश्व की झीलें। तो सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से झीलों का क्रम, यहाँ पे सतह पे उनका क्षेत्रफल कितना है उसके अनुसार यहाँ पर क्रम है। तो सबसे बड़ी है कैस्पियन लेक, उसके बाद है सुपीरियर लेक, सुपीरियर, उसके बाद है विक्टोरिया लेक, फिर ह्यूरन, फिर मिशिगन। कहाँ स्थित है ये सब हम लास्ट में देखेंगे। शीर्ष क्रम ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी कैस्पियन है, उसके बाद सुपीरियर है, फिर विक्टोरिया, ह्यूरन है, फिर मिशिगन है। ये क्रम एकदम याद होना चाहिए। जल के आयतन की दृष्टि से झीलों का क्रम, तो सबसे मतलब बड़ी झील जो सबसे ज़्यादा पानी रखती है तो वो कैस्पियन सागर ही है। उसके बाद बैकाल लेक है, सबसे गहरी लेक ये मानी जाती है बैकाल लेक, अभी आगे देखेंगे। फिर टंगनिका लेक है, फिर सुपीरियर, फिर मलावी। क्षेत्रफल के अनुसार वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। फिर पहले कैस्पियन, फिर सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरन और मिशिगन। फिर गहराई में सबसे गहरी कौन सी झील है, तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील। उसके बाद है टंगनिकर, फिर कैस्पियन, फिर वोस्तोक, ये सब। तो बस ये याद रखेगा सबसे गहरी कौन सी है, बैकाल। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी है, कैस्पियन सागर। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो ओजस डेल सलाडो जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है, तो टिटिकाका जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य है टिटिकाका। फिर है यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी झील जो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, वही क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी है कैस्पियन सागर। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि इसका पानी खारा है तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी यही हो गई। तो कैस्पियन सागर के बगल बगल में कौन से देश हैं, यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। तो रूस से इसे सीमा साझा करता है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, सब में ना लगा है लास्ट में रूस को छोड़ के। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान कैस्पियन सागर के बगल बगल है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये तो खारे पानी की हो गई। कैस्पियन सागर खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है और क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे बड़ी झील है। लेकिन अगर मीठा पानी उसी में लग जाए तब ये कैस्पियन सागर के खारा है तो सबसे बड़ी हो जाएगी सुपीरियर झील जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। फिर सबसे लंबी झील कौन सी है लंबाई में, तो टंगनिका झील है। और टंगनिका 3 मतलब अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है ये, और तंजानिया, जाम्बिया और जायरे से सीमा साझा करती है। तंजानिया, जाम्बिया और जायरे से, बस इतना याद रखिए। टंगनिका झील जो है अफ्रीका में स्थित है, सबसे लंबी झील है। ये 3 देश से सीमा साझा करती है, तंजानिया, जाम्बिया और जायरे। सर्वाधिक लवणता किसकी है, सैलिनिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा नमकीन झील वाली है वॉन झील। मतलब सबसे ज़्यादा लवणता किस झील में है, वॉन झील में, जो कि टर्की में स्थित है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पीसीएस में ही पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन रिपीट करते हैं थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज करके। तो वॉन झील टर्की में स्थित है। फिर मृत सागर है, मृत सागर 2nd नंबर पे है सैलिनिटी में। और मृत सागर जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। फिलिस्तीन मानो या इजराइल, जॉर्डन और इजराइल ही क्वेश्चन में आता है हमारे जब क्वेश्चन में आता है तो। फिर जो है
ग्रेट साल्ट लेक उटाह प्रांत यूएसए में स्थित है। तीसरे नंबर पे ये आती है। पहले पे वॉन सैलिनिटी में बारे में बात की जा रही है, पहले वॉन, फिर मृत सागर, फिर ग्रेट साल्ट लेक। फिर उत्तरी अमेरिका की झील यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की झीलों में उत्तर से दक्षिण, अब यहाँ पर कनाडा की झील है, पहले देख रहे हैं हम सिर्फ कनाडा, ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ये वाला पार्ट जो हो गया अलास्का का हो गया, ये वाला पार्ट ये यहाँ पर ये जो है ये इतना पार्ट जो है ये कनाडा हो गया, ये इतना ये यूएसए हो गया और ये इतना मैक्सिको हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कनाडा की झीलें पूछी जा चुकी हैं उत्तर से दक्षिण अरेंज करने को। अब इसमें से इन्हीं इतने में से आ जाएगा क्वेश्चन, अगर कनाडा की झीलें आएंगी तो सबसे उत्तर में यहाँ पर है ग्रेट बियर या फिर बियर याद रखिए बस, ग्रेट बियर, फिर ग्रेट स्लेव, फिर यहाँ पर है अथावस्का, ये पूरा लिखा हुआ अथावस्का, फिर ये है रेंडियर लेक, रेंडियर, फिर ये है विनीपेग। पहले ग्रेट बियर, फिर ग्रेट स्लेव, फिर अथावस्का, फिर रेंडियर, फिर विनीपेग। एकदम याद रखिएगा, क्रम यही होना चाहिए। ग्रेट बियर, पहले बियर आएगा, भालू, फिर स्लेव, फिर अथावस्का, फिर रेंडियर, फिर विनीपेग, इस तरह से। फिर ग्रेट लेक्स किसको कहते हैं, तो वो जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हैं 5 झीलें, इनमें से 4 जो हैं वो सीमा पर हैं और जो मिशिगन है वो पूरी तरह से अमेरिका में है। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी है और मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील है विश्व में, वैसे ही सेकंड नंबर पे है या कैस्पियन के बाद। तो सबसे बड़ी झील है इनमें से सुपीरियर, जो कि अमेरिका कनाडा की सीमा पर है। मिशिगन है सेकंड नंबर पे। क्रम भी इसका इसी तरह से, अगर पूरा पश्चिम इस तरह से पूछ ले जाए, इसको अरेंज करिए तो यही क्रम है इसका। पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन जो कि पूरी तरह से यूएसए में है, फिर ह्यूरन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। ये इस तरह से क्रम है इसका, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, उसके बाद इरी, ओंटारियो। अगला है यहाँ पर ये जो सुपीरियर और ह्यूरन है, सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में एक नहर है जिसका नाम है सू नहर, और मिशिगन और इरी के बीच में एक नहर है जिसका नाम है इरी नहर। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, सुपीरियर और मिशिगन के बीच में एक नहर है जिसका नाम है सू नहर, और मिशिगन और इरी के बीच में, मिशिगन और इरी के बीच में एक नहर है जिसका नाम है इरी नहर। अगला है यहाँ पर दक्षिण भारत की एक झील है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, नौकागम्य झील यही है। अगला है यहाँ पर अफ्रीका की झीलें, दक्षिणी अमेरिका में यही एक इम्पॉर्टेंट है। अफ्रीका की झीलों में यहाँ पर देखिए विक्टोरिया झील है जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये विक्टोरिया झील। और यहाँ पर देखिएगा जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है तो विक्टोरिया झील क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे, अफ्रीका की ये झील है, पहले पे कैस्पियन, दूसरे पे सुपीरियर, तीसरे पे विक्टोरिया है। विक्टोरिया किससे किससे सीमा साझा कर रही है यहाँ पे देखेंगे तो विक्टोरिया जो है केन्या, युगांडा और तंजानिया से सीमा साझा कर रही है। यही वाली झील है विक्टोरिया झील, केन्या, युगांडा और तंजानिया। इसका याद रखिए किससे किससे सीमा साझा कर रही है, केन्या, युगांडा और तंजानिया से। फिर यहाँ पर जो हमने एक देखी थी टंगानिका झील जो कि सबसे लंबी झील है विश्व की, ये स्थित है, सबसे लंबाई में सबसे ज़्यादा है टंगानिका झील, अफ्रीका में स्थित है। तंजानिया, जाम्बिया और जायरे से सीमा साझा करती है। सबका देश नहीं याद हो पाएगा लेकिन कोशिश करेगा, ये विक्टोरिया वगैरह जो है या ग्रेट लेक्स जो हमने सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो देखी थी उसका याद रखिएगा। फिर यहाँ पर मलावी झील है एक, इस तरह से याद रखें कि हाँ ये मलावी झील अफ्रीका में है, इतना तो कम से कम याद ही होना चाहिए। मलावी और मोजाम्बिक से सीमा साझा करती है। फिर एक चाड लेक, ये है चाड लेक। चाड लेक जो है नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून 4 देशों से सीमा साझा करती है। चाड झील जो है ये नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून। फिर एक है रुडोल्फ झील और तुर्काना झील, दोनों केन्या में है। रुडोल्फ झील और तुर्काना झील दोनों कहाँ है, केन्या में स्थित हैं। फिर है एक लेक ताना कहाँ है, इथोपिया में, लेक ताना इथोपिया में स्थित है। ये है लेक ताना, इथोपिया में स्थित है। और ये वाली है तुर्काना और रुडोल्फ दोनों केन्या में हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर क्रम भी अरेंज करने को आए तो इसका यही क्रम होगा। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो पृथ्वी अलग हो भ्रंश घाटी बन जाती है, तो उसके बीच में भ्रंश घाटी में, ये लगातार भ्रंश घाटी ही है अफ्रीका की, उसके बीच में झीलें बन जाती हैं, तो वही एरिया है जहाँ पे सारी झीलें हैं। तो ये हो गई लेक ताना इथोपिया में, फिर तुर्काना और रुडोल्फ केन्या में, फिर विक्टोरिया झील जो कि केन्या, युगांडा और तंजानिया से सीमा साझा करती है। फिर सबसे लंबी लेक टंगानिका लेक है। उसके बाद यहाँ पर मलावी लेक है। तो ये सारी लेक्स हो गई, अफ्रीका की हो गई सारी। फिर अब एशिया की लेक, एशिया में जो है बैकाल झील जिसको हमने बोला था कि सबसे गहरी झील है ये। उसके बाद एक है लेगोडा झील, यूरोप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है लेगोडा झील। और ये जो है इसको हम ये एशिया में इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो रूस वाला पार्ट जो है
रूस की झीलें हैं, ये रूस में स्थित है ये लेगोडा झील। और क्योंकि रूस जो है कुछ पार्ट उसका यूरोप में है, कुछ एशिया में है, इसलिए ये उसका जो रूस का यूरोप वाला पार्ट है उसमें आती है। ये यूरोप की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो लेगोडा झील है। फिर एक है ओनेगा झील। ये तीनों झीलें बैकाल, लेगोडा, ओनेगा, तीनों कहाँ स्थित हैं? रूस में स्थित हैं। फिर जो है अरल सागर है एक, जो कि कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। फिर बालखस झील है। बालखस झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान में स्थित है। ये सब झीलें पूछी जा चुकी हैं। बालखस झील कजाकिस्तान, अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर जो है ऑस्ट्रेलिया की एक झील है आयर झील, बस एक ही झील ऑस्ट्रेलिया की याद रखिएगा, आयर झील। अब ये झीलों वाला मतलब इतने में से ही आपसे झीलें पूछ ली जाएंगी। अगला आप करेंगे, यहाँ नदी और किस नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, कौन सा शहर स्थित है, उससे हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, मैच करने में आता है, या फिर इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस तरह से आता है, तो इसको कर लेंगे। और पूरा नदियों वाला मैप के थ्रू बताया जा चुका है, उसको आप नदियाँ ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो उससे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी कराया जा रहा है बूस्टर में। तो नगर यहाँ पर बगदाद जो है, जो कि इराक में है, मतलब यहाँ पर नगर लिखा रहेगा, यहाँ देश, यहाँ किस नदी के किनारे है, तो बगदाद जो है ये टिग्रिस नदी के किनारे है। फिर जो है बर्लिन, ज़्यादातर देश इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, जहाँ पे आपको ये ना लगे कि मतलब कहाँ पे है ये शहर, तब देख लीजिएगा इसको, बाकी नदी और नगर देखिए बस। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और ये जो है किस नदी के किनारे? बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, ये सब पूछा जा चुका है। लंदन थेम्स के किनारे, ये तो कॉमन सा है। फिर सेंट लुइस अमेरिका में है, सेंट लुइस जो कि मिसिसिपी नदी के किनारे है। अगला है यहाँ पर बॉन शहर, जर्मनी का बॉन शहर जो कि राइन नदी के किनारे। बॉन शहर किस नदी के किनारे? राइन नदी के। फिर काहिरा जो कि मिस्र का है, नील नदी के किनारे है। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, ला प्लाटा नदी के किनारे है। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस की राजधानी किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। रोम जो कि इटली में है, इटली की राजधानी टाइबर नदी के किनारे है, रोम टाइबर के किनारे है। वाशिंगटन किसके किनारे? यूएसए का, तो पोटोमैक नदी के किनारे। फिर शंघाई जो है चीन का, ये किस नदी के किनारे है? तो यांग टिसी क्यांग नदी के किनारे है। ओटावा जो कि कनाडा की राजधानी है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है ओटावा। बसरा शहर जो है दजला फरात नदी के किनारे है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, नीपर नदी के किनारे है कीव। मॉन्ट्रियल शहर कनाडा का, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है, मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस। न्यूयॉर्क जो है यूएसए का, हडसन नदी के किनारे है। जर्मनी का शहर हैम्बर्ग, ये एल्ब नदी के किनारे है। क्यूबेक शहर जो है ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है, कनाडा का क्यूबेक शहर। पर्थ जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कनाडा का बार बार यही सेंट लॉरेंस नदी आ रही है। फिर जो है पर्थ शहर है ऑस्ट्रेलिया का, किसके किनारे है? स्वान नदी के किनारे है। मॉस्को जो देश है, मॉस्को जो राजधानी है, रूस की राजधानी है, मॉस्कोवा नदी के किनारे है। इसी के नाम पर, मॉस्कोवा के नाम पर ही हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस का नाम इसी के नाम, क्योंकि रूस और भारत के सहयोग से बनी थी, तो मॉस्कोवा नदी वहाँ की और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की, उसको मिला के इसको जो है ब्रह्मोस कर दिया गया था, तो उसका नाम ब्रह्मोस इन्हीं दोनों नदियों के नाम पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये स्वेज नहर के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो स्वेज नहर देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर स्वेज नहर है। इसका निर्माण 1869 में हुआ था। इसके इंजीनियर थे फर्डिनेंड द लेसेप्स, ये फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड, इन्होंने ही मतलब यही इंजीनियर थे। इसके लंबाई है इसकी 165 किलोमीटर और चौड़ाई है 60 किलोमीटर। ये कुछ मतलब ये स्वेज नहर क्योंकि सबसे बड़ी है, इसका थोड़ा डिटेल याद रखिए। 165 किलोमीटर और 60 मीटर इसकी चौड़ाई। फिर इसके पत्तन है, ये पत्तन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर, जब आपने हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला PYQ किया था उसमें जाके देखेगा, ये क्वेश्चन है उसमें। स्वेज नहर के पत्तन उत्तर से दक्षिण लगाने को, तो अब ज़रूरी नहीं कि सारे दे दिए जाएं, हो सकता है कोई 2 कोई 3 ऐसे बीच का दे दिया जाए, लेकिन ये सारे याद होने चाहिए। तो सबसे उत्तर में है पोर्ट सईद। उसके बाद है इसमें स्वेज नहर के पत्तन है, मतलब उसमें पोर्ट जो बने हुए हैं बीच बीच में, पहले पोर्ट सईद है सबसे उत्तर में, फिर पोर्ट फौद है, फिर पोर्ट तौफीक है, फिर पोर्ट इस्माइलिया है, फिर पोर्ट सुएज। सबसे दक्षिण में कौन सा है? पोर्ट सुएज। सबसे उत्तर में कौन सा है? पोर्ट सईद। बीच में कौन से हैं? तो फौद, तौफीक और इस्माइलिया। फिर यहाँ पर स्वेज नहर के अंतर्गत जो झीलें आती हैं, क्योंकि कई सारी झीलों को मिलाकर ये बना हुआ है, तो लेक मंजला सबसे उत्तर में है, उसके बाद है लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर, फिर लिटिल बिटर। ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर को नीचे मान लीजिएगा सबसे दक्षिण में, और ऊपर है मंजला और टिम्सा। मंजला टिम्सा ऊपर है, उसके बाद ग्रेट बिटर, फिर सबसे नीचे लिटिल बिटर।
फिर है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1956 में, मिस्र के अधिकार में ये आ गया था। और बना कब था, तो 1869 में इसका निर्माण हुआ था, फिर 1956 में इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और एक नहर इंपॉर्टेंट है पनामा नहर, इसे बनाने का प्रयास सबसे पहले जॉर्ज पंचम ने किया था, स्पेन के जॉर्ज पंचम ने 1534 में। बनाने का कार्य इसका शुरू हुआ था 1904 में। अमेरिका द्वारा कोलंबिया के सहयोग से ये बना था, क्योंकि कोलंबिया के ही बगल है ये, अमेरिका के उससे बना था ये 1904 में। पनामा का नहर पूर्ण कब हुआ था, तो 1915 में पूर्ण हुआ था, सुएज नहर के बाद की बात है ये। लंबाई है इसकी 72 किलोमीटर, सुएज से छोटा है ये। चौड़ाई है 90 मीटर, लेकिन ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, लंबाई इसकी सुएज से कम है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। फिर जो है ये कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये है ये वाला जो है सुएज नहर था, जो अभी हमने देखा भूमध्य रेखा को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रहा है। और ये है पनामा नहर, जो कि यहाँ पर कैरेबियन सागर है, ये प्रशांत महासागर, दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में। फिर जो है इसमें प्रशांत तट पर एक पत्तन है जिसका नाम है पनामा पत्तन। इसमें जो पत्तन है उनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो प्रशांत तट पर जो पोर्ट है उसका नाम है पनामा पोर्ट, और जो कैरेबियन तट पर पोर्ट है उसका नाम है कोलोन पोर्ट। पूछा जा सकता है इधर वाला जो पोर्ट है कैरेबियन सागर वाली साइड का, तो उसको कहते हैं कोलोन पोर्ट, और इधर वाला जो है उसको कहते हैं पनामा पोर्ट। वर्तमान में इस पे नियंत्रण किसका है, तो एक पनामा देश बन गया है, तो पनामा देश का नियंत्रण है सन 2000 से पनामा का अधिकार है इस पर। पनामा नहर के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो इसकी वाली झीलें कम पूछी जाती हैं, लेकिन अभी तक पूछी नहीं गई हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो गाटून, ट्रेलोडोमिंगल, ये भी झील है एक। मिराफ्लोर्स, ये गाटून, जो अजीब से नाम होंगे समझ लीजिएगा वही है, गाटून, मिराफ्लोर्स, ट्रेलोडोमिंगल, ये सब जो है पनामा के अंतर्गत आने वाली झीलें हैं। फिर यूरोप की कुछ नहरें, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोटा नहर कहाँ, ये प्रीवियस ईयर में सब पूछा जा चुका है। गोटा नहर जो है स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में स्थित, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहाँ से गुटेनबर्ग के बीच में, गुटेनबर्ग स्वीडन में है, तो स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में एक नहर है जिसका नाम है गोटा नहर। तो ये याद रखिएगा, गोटा नहर कहाँ की बात की जा रही है, यूरोप की बात की जा रही है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है ये गोटा नहर। फिर मानचेस्टर नहर कहाँ पर है, तो मानचेस्टर और लिवरपूल के बीच में, इंग्लैंड के ही अंदर मानचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है ये मानचेस्टर नहर। फिर एक है कील नहर, जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर जो है उत्तरी सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहर है ये, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। फिर उत्तरी सागर नहर, ये उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम के बीच में, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, उसके बीच में उत्तरी सागर नहर। न्यू वाटर वे, ये न्यू वाटर वे जो है उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच में, उत्तरी सागर और रॉटरडैम, ये नीदरलैंड में ही रॉटरडैम, तो ये जो है उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच में है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर वोल्गा डॉन नहर, वोल्गा डॉन नहर जो है वोस्तोव को वोल्गाग्राड से जोड़ती है, ये रशिया वाले एरिया में है। फिर जो स्टालिन और श्वेत बाल्टिक नहर, स्टालिन या फिर श्वेत बाल्टिक दोनों कहते हैं, तो बाल्टिक सागर से आर्कटिक महासागर के बीच में है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हम ये ऊपर पढ़ चुके हैं, ये गोटा वगैरह, गोटा, कील नहर। फिर है राइन मेन डेन्यूब नहर, जो उत्तरी सागर से शुरू होकर काला सागर के बीच तक है ये राइन मेन डेन्यूब नहर। फिर कुछ और जलमार्ग है, जैसे सू नहर अभी हमने देखा था, जो सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में है सू नहर। वेलेंड नहर और इरी नहर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलेंड नहर इरी और ओंटारियो के बीच में है, और ये दोनों तो हमने पढ़ा था, सू और इरी। सू जो है सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में थी, इरी और ह्यूरन के बीच में थी। अब यहाँ वेलेंड भी पढ़ लीजिए, वेलेंड नहर जो है इरी और ओंटारियो के बीच में है, इरी और ओंटारियो के बीच में। फिर यहाँ पर आंतरिक कुछ जलमार्ग है, जैसे राइन नदी के बारे में पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन, तो यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है राइन नदी को। कोयला नदी भी इसी को कहा जाता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाने वाली नदी भी यही है। इसके मुहाने पर रॉटरडैम बंदरगाह स्थित है, इसी नदी के मुहाने पर है, नीदरलैंड के पास रॉटरडैम बंदरगाह। उत्तरी सागर में जाकर गिरती है, इधर को बहती है, उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। और ये किस किस देश से होकर जाती है, तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर गलती से मुँह से निकल गया, ऑस्ट्रिया, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, नीदरलैंड से होकर ये बहती है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फिर जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से होकर ये बहती है। वो जो आल्प्स पर्वत वगैरह हैं स्विट्जरलैंड, वहीं से निकलती है ये। राइन की सहायक नदी कौन सी है, तो बेजर नदी है, जो कि जर्मनी में बहती है। एल्ब नदी भी हमने देखा था, हैम्बर्ग शहर जिसके किनारे है,
एल्ब नदी जो है जर्मनी में बहती है, इसी की सहायक है, राइन की सहायक है। फिर एक ओडर नदी है जो कि जर्मनी में ही बहती है, ये भी राइन की सहायक नदी है, और ये राइन मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है जो पूरा उसमें है यूरोप में। फिर इंटरपोल पोर्ट किसको कहा जाता है? जो बड़े बड़े गोदाम वाले जो पोर्ट होते हैं एक्सपोर्ट के लिए, उसको इंटरपोल पोर्ट कहा जाता है। पोर्ट ऑफ कॉल, ये क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए यहाँ पर इंटरपोल लिखा हुआ है। इंटरपोल भी देख लीजिए, पोर्ट ऑफ कॉल भी देख लीजिए। इंटरपोल वो वाले होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े गोदाम होते हैं जिस पोर्ट पर। पोर्ट ऑफ कॉल कहाँ किसको बोलते हैं? तो लंबी यात्रा के दौरान ईंधन, भोजन आदि के लिए जिस पत्तन पर विमान रुकते हैं, मतलब जो हवाई जहाज़ नहीं, वो जो समुद्र वाले जहाज़ आके जहाँ पे रुक जाते हैं, जहाँ पे ईंधन भरवाते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं, फिर से उसको खाने का सामान अपने जहाज़ में डालते हैं, वो सब उसको कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल, जो बीच रास्ते में आता है। तो ये सब है, ये देखिएगा। फिर आगे चलते हैं विश्व की जनजातियों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ रहे हैं, महाद्वीप वाइज। तो सबसे पहले अफ्रीका की जनजातियाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ हैं। तो पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, वही उतना चीज़ यहाँ पर लिखा है। पिग्मी जो है कॉन्गो बेसिन में रहती है, कॉन्गो नदी के आसपास। और ये लोग जो है पिग्मी लोग काले, नाटे और निग्रोटो टाइप के लोग होते हैं। निग्रोटो प्रजाति के काले और नाटे होते हैं, याद रखिएगा। पिग्मी कॉन्गो बेसिन में रहते हैं अफ्रीका में। फिर बुशमैन जो है ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अब जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके दक्षिण साइड में, जो दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है, बोत्सवाना वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। और ये सर्वभक्षी टाइप के होते हैं। बुशमैन जो होते हैं ये दीमक जो होता है, दीमक खाते हैं। दीमक को ही अपना चावल बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, बुशमैन कहाँ रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। मसाई प्रजाति जो है ये कहाँ रहती है? तो पूर्वी अफ्रीका में रहती है। पूर्वी अफ्रीका में केन्या और पूर्वी युगांडा वाला क्षेत्र जो है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूर्वी लिखा रहता है वर्ड। पूर्वी अफ्रीका में रहती है, केन्या और युगांडा साइड में, पूर्वी युगांडा साइड में मसाई जनजाति रहती है। इनके रहने की जो झोपड़ी होती है उसको कहते हैं क्राल, और इनके जो पुजारी होते हैं उसको कहते हैं लेबोन। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रहने वाली झोपड़ी क्राल, पुजारी जो इनके होते हैं वो लेबोन। मसाई प्रजाति के लोग जो है पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्राल जो है रहने का स्थान, क्राल ये किस जनजाति से संबंधित है? तो मसाई जनजाति से संबंधित है। जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। नेटाल क्षेत्र जो है दक्षिण अफ्रीका का, वहाँ पर जुलू जनजाति रहती है। फिर अगला है यहाँ पर कुंग जनजाति। कुंग जनजाति फिर दक्षिण अफ्रीका में रहती है, कालाहारी में। वहीं जहाँ बुशमैन रहते हैं वहीं पर कुंग भी रहते हैं, और जुलू भी दक्षिण अफ्रीका साइड में ही रहते हैं। फिर बोअर जनजाति, ये भी दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, ऑरेंज फ्री स्टेट के साइड रहती है ये बोअर जनजाति, दक्षिण अफ्रीका। हाजदा, यहाँ पर देखिए कई सारी हो गई दक्षिण अफ्रीका की। जुलू हो गई, कुंग हो गई, बोअर हो गई, और इधर कालाहारी मरुस्थल में जो रहते हैं बुशमैन हो गए। उसके बाद फिर हाँ इतना हो गया। फिर जो है हाजदा जनजाति, तंजानिया की जनजाति हाजदा। और हाउसा कहाँ की है? हाउसा है नाइजीरिया की। हाजदा तंजानिया की है, हाउसा नाइजीरिया की है। फिर जो है फुलानी जनजाति, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फुलानी जनजाति जो है उत्तरी नाइजीरिया में रहती है। फुलानी जनजाति उत्तरी नाइजीरिया, और हाउसा भी नाइजीरिया की है, फुलानी केवल उत्तरी नाइजीरिया की है। फेल्लाह जनजाति ये मिस्र में रहती है। फेल्लाह जनजाति मिस्र की जनजाति है, और ये नील नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर रहती है फेल्लाह। अगला यहाँ पर एशिया की जनजातियाँ, सकाई जो है ये मलाया प्रायद्वीप की है। लगभग हर साल आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जनजातियाँ पूछी गई हैं। सकाई जनजाति मलाया प्रायद्वीप की है, मलेशिया में रहती है। मतलब वही जो मलाया प्रायद्वीप वाला एरिया है, मलेशिया साइड रहती है ये। मलेशिया लिखा आएगा या मलाया प्रायद्वीप आएगा, सकाई जनजाति वहीं रहती है। फिर बद्दू जो है, बद्दू जनजाति हमद और नेफद मरुस्थल जो है अरब के, वहाँ पर बद्दू जनजाति रहती है। ऊँट पालने वाले बद्दू को क्या कहा जाता है? रुवाला कहते हैं। ये सब स्टेटमेंट बन सकता है। और ये तंबुओं में निवास करते हैं बद्दू। ऊँट पालने वाले बद्दू को रुवाला कहा जाता है। फिर जो है किर्गिज जनजाति, ये मध्य एशिया में रहती है। किर्गिस्तान में पामीर पठार और श्यानश्यान पर्वत के साइड किर्गिज जनजाति रहती है। और किर्गिज जनजाति कुमिस शराब का निर्माण दूध को सड़ा कर करती है। ये दूध को सड़ा कर एक शराब बनाते हैं जिनको कहते हैं कुमिस। किर्गिज जनजाति कुमिस शराब बनाती है। इनके रहने का जो तंबू होता है इसको यूर्त कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूर्त तंबू का संबंध किससे है? तो किर्गिज जनजाति से। फिर जो है पुनन जनजाति, ये मध्य बोर्नियो में रहती है। पुनन जनजाति मध्य बोर्नियो में रहती है, पुनन जनजाति। फिर काकेकस जनजाति, ये काला सागर, कैस्पियन सागर के उत्तर में जो काकेकस पर्वत वाला पार्ट है वहीं पर रहती है। अफरीदी, ये पाकिस्तान की जनजाति है। देखिए अफरीदी, वहाँ पर बहुत क्रिकेटर भी हैं। फिर जो है सेमांग जनजाति मलाया और फिलीपींस में रहती है। वेद्दा
जनजाति ये श्रीलंका की है। बद्दू कहाँ की है? बद्दू अरब मरुस्थल साइड में रहती है और वेदा श्रीलंका की है। सेमांग मलाया और फिलीपींस, ये भी देखिएगा, सेमांग मलाया और फिलीपींस। सकाई भी यही मलाया में रहती है, अभी हमने सबसे ऊपर देखा था। एटाज जनजाति फिलीपींस की है, एटाज फिलीपींस की है। फिर जो है कुर्द जनजाति, ये ईरान, इराक, अर्मेनिया इस साइड की है। एटाज याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, फिलीपींस की जनजाति। फिर लाई जनजाति कहाँ की है? म्यांमार की। लाई जनजाति म्यांमार की है। कुछ अन्य जनजातियाँ जैसे युकागीर, युकागीर पश्चिमी साइबेरिया साइड रहती है। पश्चिमी साइबेरिया मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? तो जो रूस वाला एरिया है, रूस में जो पश्चिमी वाला एरिया है वहाँ पर युकागीर जो है जनजाति रहती है। फिर एस्किमो, एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो एस्किमो अलास्का में रहते हैं, उत्तरी अमेरिका में जो अलास्का वाला पार्ट है कनाडा के बगल में, वहाँ पर। ग्रीनलैंड में रहते हैं, वहीं पे उधर ही साइड है, मतलब ये सब ठंडी प्रजाति हैं, ठंडे एरिया में रहने वाली। और कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा में कौन सी जनजाति रहती है? एस्किमो जनजाति। अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा जनजातियाँ लगभग उधर जो ठंडी साइड है लगभग एक ही रहती है, उनके नाम अलग अलग उसमें बदल जाते हैं। तो जैसे आए क्वेश्चन उसी टाइप का करिएगा। फिर इनके जो पालतू पशु होते हैं एस्किमो के, वो जो है रेंडियर, उनके पालतू पशु को रेंडियर कहा जाता है। और इनका जो शिकार का अस्त्र होता है उसको हार्पून कहते हैं। इनकी नाव का नाम होता है उमियाक। अन्य एक नाव होती है जिसको कहते हैं कयाक। और घर जो होता है इनका उसको कहते हैं इग्लू। इग्लू में रहते हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इनका पालतू पशु रेंडियर और शिकार का अस्त्र हार्पून, नाव का नाम उमियाक और अन्य नाव जो होती है उसको कयाक कहते हैं। एस्किमो के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं। इन्हीं एस्किमो को अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा में एस्किमो कहा जाता है। यूरोप में लैप्स कहते हैं। यूरोप में एस्किमो को लैप्स कहा जाता है। तो लैप्स जनजाति कहाँ की है? यूरोप की है। उत्तरी साइबेरिया में जो रूस के साइड में, रूस के उत्तरी भाग में, इसको सोमाइड, याकूत या फिर चुकची कहा जाता है। चुकची एक सागर भी है जो कि अलास्का और रूस के बीच में, चुकची सागर, वहीं पर ये सब सारी जनजातियाँ भी हैं, सोमाइड, याकूत और चुकची। तो याद रखिएगा, एस्किमो अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, लैप्स जो है यूरोप में रहते हैं। आगे यहाँ पर बोरो जनजाति, बोरो जनजाति जो है अमेजन बेसिन में रहती है, दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र में। बोरो जनजाति अमेजन बेसिन में रहती है। लड़ाकू टाइप के होते हैं ये लोग और मानव हत्या भी करते हैं। ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में रहते हैं बोरू। उसके बाद जो है कजाक जनजाति रूस की है। माओरी जनजाति, ये माओरी जनजाति के लिए कभी एक न्यूजीलैंड में एक पर्वत जो है माओरी जनजाति से रिलेटेड था, जिसको मानव का दर्जा दिया गया था उस पर्वत को। तो ये जो है माओरी जनजाति कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। यूपिक जनजाति, यूपिक जनजाति है पश्चिमी अलास्का की और पूर्वी रूस की। पश्चिमी अलास्का मतलब ये है मतलब उत्तरी अमेरिका, इसमें ये वाला पार्ट है अलास्का, इधर है रूस और इधर पूरा एशिया। तो ये जो है पश्चिमी अलास्का और पूर्वी जो रूस है वहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसको कहते हैं यूपिक। फिर जो है एकरा जनजाति, एकरा जनजाति ब्राज़ील की है, विलुप्त प्राय जनजाति है एकरा, ब्राज़ील की। इन्यूट जनजाति, इन्यूट जनजाति है उत्तरी अमेरिका की, ये भी याद रखिएगा, इन्यूट उत्तरी अमेरिका। माओरी न्यूजीलैंड, यूपिक पश्चिमी अलास्का और पूर्वी रूस। फिर एकरा जनजाति ब्राज़ील की है। बोरो अमेजन बेसिन। सारा मतलब रिवाइज करके जाइएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा। तो ये अभी के लिए इतना ही है इस वाले बूस्टर के लिए। बाकी के भी बूस्टर सीरीज़ वाले सभी वीडियोज़ देख लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जो पीसीएस वाला ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए, सभी हैंडरिटन नोट्स वगैरह के लिए आप जो पीसीएस वाला ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर ये दिया हुआ है व्हाट्सएप वाला, इस पर मैसेज करेंगे यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल, तो डिटेल मिल जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी हैंडरिटन नोट्स, टेस्ट, करंट अफेयर, क्विज, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको वहीं पर मिलेंगी। थैंक यू।